जय हिंद दोस्तों, देव ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जिसके अंदर जो हॉस्टल वार्डन की भर्ती आई थी, तो उसकी जो सिलेबस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जो 30 नंबर का पार्ट है, तो हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो जिसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना। आप यहाँ पे जो थंबनेल में देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना, जिसके मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। तो 2 पार्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, जिनमें आप यहाँ पे देख रहे हो जो पार्ट 1 है, और इसके अंदर जो पहला पार्ट है इसके अंदर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन है छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तब ऑप्शन ए है अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता। ऑप्शन बी है सहयोगी भावना और साथ साथ जीने का भाव। ऑप्शन सी है पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर 3 हो जाएगा। मतलब जो अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है छात्रावास जीवन में, सहयोग की भावना जागृत होती है और साथ साथ जीने का भाव पैदा होता है, पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन होता है। अब इस क्वेश्चन के हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो छात्रावास जीवन का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। छात्रावास में अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय, विभिन्न संस्कृति के विद्यार्थियों के साथ साथ जीने की भावना विकसित करना और पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन कर जीवन के अन्य क्षेत्रों के योग्य बनाना है। अब इसके आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है छात्रावास से छात्रों को क्या लाभ है। तो छात्रावास से छात्रों को क्या लाभ है। तो ऑप्शन ए है अनुशासन, ऑप्शन बी है सहयोग की भावना, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भरता। तो इसकी जो ये तीनों ऑप्शन है ना, तीनों इसके उत्तर हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखा हुआ है, छात्रावास में रहने से छात्र अनुशासन सीखते हैं, जिससे छात्र अनुशासित हो जाते हैं और वे सहयोगी, एक दूसरे की सहायता करने वाले और आत्मनिर्भर हो जाते हैं। और छात्रावास में अध्ययन की सुविधा और अच्छा वातावरण मिलता है। मतलब छात्रावास के अंदर अध्ययन करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक अच्छा वातावरण और अध्ययन की अच्छी सुविधाएं मिल पाती है। इस कारण छात्रावास का महत्व है छात्रों के लिए। तो अब इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस ढांचे पर आधारित है। तो 10+2 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 5+3+2, ऑप्शन सी 5+3+3+4। तो जो आप यहाँ पे ऑप्शन ए देख रहे हो 10+2, तो 10+2 जो वर्तमान में जो भारत में पूर्ण रूप से पहले से लागू रखी गई है, लेकिन अब जो 2020 के बाद में से भारत में 5+3+3 पर आधारित चले जो शिक्षा नीति है वो इस ढांचे पर कार्य करने वाली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो 5+3+3+4 के ढांचे पर आधारित है। और जो नई शिक्षा नीति 2020 की भारत की एक शिक्षा नीति है, और जिसे भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है, जिसे वर्ष 2030 तक सकल नामांकन का अनुपात 100% लाने का, मतलब इसे पूरे भारत में 100%, मतलब पूरे 100% मतलब लागू करने की नीति रखी गई है। अब इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। तो ऑप्शन ए है छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना, छात्रावास के वित्त का प्रबंधन करना, पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करना और छात्रों के शैक्षणिक मामलों को संभालना। तो इसमें जो प्राथमिक जिम्मेदारी वही है जो मतलब बच्चों की सुरक्षा और उनकी भलाई सुनिश्चित करना ही छात्रावास वार्डन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जो ये और है ना, जो छात्रावास के वित्त का प्रबंधन करना, पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन, छात्रों के शैक्षणिक मामलों को संभालना, ये और भी दूसरी जिम्मेदारी है। लेकिन जो प्राथमिक ऑप्शन पर्सन में दे रखा है आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी, तो प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित है। तब इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्टर छात्रावास वार्डन के रूप में प्राथमिक जिम्मेदारी छात्रों की सुरक्षा एवं उनकी भलाई सुनिश्चित करना है। और छात्रावास में रहने वाले छात्रों की देखभाल की जिम्मेदारी छात्रावास अधीक्षक यानी वार्डन की होती है। प्रत्येक छात्र या छात्रा को रहने के लिए उपयुक्त स्थान, सामग्री, मेज, कुर्सी, खाट, अलमारी आदि उपलब्ध कराना अधीक्षक का कार्य होता है। अब इससे आगे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक वार्डन की नियुक्ति कितने छात्र छात्राओं के लिए की जाती है। तो ऑप्शन ए है 40 से 60 स्टूडेंट, ऑप्शन बी है 60 से 80 स्टूडेंट, सी है 80 से 100 स्टूडेंट और डी है 100 से 120। तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 से 80 स्टूडेंट। इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि मतलब लगभग 60 से 80 के आसपास अगर स्टूडेंटों पर एक वार्डन रहता है, और 80 से ऊपर जाने पर 80 से प्लस अगर स्टूडेंट जाते हैं तो उनके पास में एक और वार्डन की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखा हुआ भी है, छात्रावास में अधिकतम 60 से 80 छात्र छात्राओं पर एक वार्डन की नियुक्ति की जाती है, और छात्रों की संख्या 80 से अधिक होने पर एक और वार्डन की नियुक्ति की जाती है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो ऑप्शन है ए नियम उल्लंघन करने के लिए सख्त सजा, ऑप्शन बी है मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठकें, ऑप्शन सी है उपद्रवियों को तुरंत निष्कासित करना और डी है कर्फ्यू लगाना। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए आपको मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठकें करनी होगी, जिससे आप। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वार्डन के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुशासन, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य एवं सफाई, ऑप्शन सी है व्यवहार और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि एक वार्डन के लिए अनुशासन होना भी आवश्यक है, स्वास्थ्य एवं सफाई भी होना आवश्यक है और व्यवहार भी उसका अच्छा होना चाहिए। संगठनात्मक और नेतृत्वकर्ता, ये सभी गुण एक छात्रावास अधीक्षक में होने चाहिए ताकि वह आपात स्थिति से निपटने और कई कार्यों को संभालने एवं संरक्षित वातावरण बनाए रखने में सक्षम हो सके। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी छात्रावास में किसी अतिथि को अधिकतम कितने दिन ठहरने की अनुमति दी जा सकती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 7 दिन, ऑप्शन बी है 10 दिन, ऑप्शन सी है 12 दिन, ऑप्शन डी है 14 दिन। तो यहाँ पर छात्रावास में अगर किसी अतिथि को वार्डन अतिथि के रूप में अगर रखना चाहता है तो लगभग 14 दिन तक अतिथि के रूप में रख सकता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में पढ़ लेते हैं। अधीक्षक द्वारा किसी मेहमान को छात्रावास में अधिकतम 14 दिन तक ठहरने की अनुमति दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रावास वार्डन EMRS का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है स्थानीय निकाय द्वारा, ऑप्शन बी है विद्यालय प्रशासन द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन डी है केंद्र सरकार द्वारा। तो जो EMRS वो केंद्र सरकार के द्वारा चयनित किया जाता है और यह केंद्र सरकार के द्वारा ही इसका सारा कार्य केंद्र सरकार के अधीन ही होता है। और इसका जो EMRS वार्डन EMRS का चयन जो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। तो एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है शक्ति और सत्तावादी व्यवहार, और बी है धैर्य और सहानुभूति, सी है एकांत और अलगाव को प्राथमिकता, ऑप्शन डी है नियमों को लागू करने की विमुखता। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा धैर्य और सहानुभूति। तो एक छात्रावास में धैर्य और सहानुभूति के गुण के साथ विनम्रता व मित्रता एवं मार्गदर्शन के गुण होने चाहिए, जिससे कि वह छात्रावास के अंतरवासियों को समुचित देखभाल कर सके। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल आदिवासी बच्चों के लिए खोला गया है? तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे ऑप्शन ए है KVS, ऑप्शन बी है NVS, ऑप्शन सी है EMRS और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो अब एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। EMRS एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की परिकल्पना 1997 से 98 में की गई थी। और EMRS का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास का प्रभारी कौन होता है? तो ऑप्शन ए है छात्रावास अधीक्षक, ऑप्शन बी है वार्डन, ऑप्शन सी है सुरक्षा गार्ड, ऑप्शन डी है काउंसलर। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा छात्रावास अधीक्षक, जो छात्रावास का प्रभारी होता है। तो इसकी जो अधीक्षक होते हैं इसकी जो कार्य देख लेते हैं हम। छात्रावास में नियमितता और समयबद्धता बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है, और छात्रों की सुरक्षा मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये 2 कार्य इनके प्रमुख हैं जो छात्रावास अधीक्षक होते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हॉस्टल में ज़्यादा छात्रों को संभालने के लिए क्या जरूरी है? तो हॉस्टल में ज़्यादा छात्रों को संभालने के लिए अनुशासन बनाए रखना, एक तो मुख्य रूप से अनुशासन बनाए रखना जरूरी है, व्यक्तिगत ध्यान, पारस्परिक संघर्ष का समाधान और उपरोक्त सभी। तो इसके सभी ये तीनों उत्तर हो जाएंगे। अनुशासन भी जरूरी है, व्यक्तिगत ध्यान भी और पारस्परिक संघर्ष भी। तो छात्रावास में ज़्यादा छात्रों को संभालने के लिए अनुशासन बनाए रखना, व्यक्तिगत ध्यान और पारस्परिक संघर्षों का समाधान जरूरी होता है, जिससे छात्रावास में शांति और सुरक्षित व्यवस्था बनाई जा सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वार्डन और छात्रों के बीच सकारात्मक संबंध कैसे बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है जितना संभव हो छात्रों के साथ बातचीत से बचना, सहानुभूति दिखाना और छात्रों के दृष्टिकोण को समझना, छात्रों की चिंताओं और राय को नजरअंदाज करना, केवल नियम और विनियमों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सहानुभूति दिखाना और छात्रों के दृष्टिकोण को समझना। तभी मतलब सहानुभूति और छात्रों के दृष्टिकोण को समझने पर ही वार्डन और छात्रों के बीच में सकारात्मक संबंध बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट में हम देख लेते हैं, जो वार्डन और छात्रों के बीच सकारात्मक संबंध में सहानुभूति दिखाना और छात्रों के दृष्टिकोण को समझना, उनसे संवाद स्थापित करके बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय छात्रावास के नियम क्या है? तो छात्रावास के नियम है जो छात्रावास के कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होंगे, छात्रावास के अंदर किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधियां नहीं होगी, विद्यालय को रात के में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर देना चाहिए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसकी उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि छात्रावास की मतलब जो छात्रावास के कर्मचारी सबका अलग अलग कर्तव्य होता है, तो वह किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अपनी जो सामान की निगरानी जैसे और भी बहुत से कार्य जो
छात्रों को अपने खुद की जिम्मेदारी पर ही कार्य करना पड़ता है। और जो छात्रावास के अंदर किसी प्रकार की सामूहिक गतिविधियां नहीं होगी, जैसे नृत्य वर्त्य और कोई भी कुछ गायन खेल प्रतियोगिता ऐसे नहीं होगी। विद्यार्थियों को रात में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल ओके है। रात में अगर किसी प्रकार का उपकरण आपके काम नहीं आ रहा तो उसे बंद करना बहुत जरूरी है। तो इसके उत्तर तीनों हो जाएंगे। तब हम एक्स्ट्रा फैक्ट में पढ़ लेते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय छात्रावास के कर्मचारी या मालिक आपका व्यक्तिगत सामान के लिए जिम्मेदारी नहीं होंगे। छात्रों को उन्हें दिए गए उपकरण फर्नीचर का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई उपयोग ना हो तो विद्यार्थी को सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर देने चाहिए। छात्रों को छात्रावास के कमरों के अंदर किसी भी प्रकार के समूह गतिविधियों आयोजित करने की अनुमति नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। तो छात्रों की खेलकूद गतिविधियों, स्काउट और गाइड गतिविधियों और एनसीसी गतिविधियों को किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है छात्रों का व्यवहार रजिस्टर, ऑप्शन बी है उपलब्धियां रजिस्टर, ऑप्शन सी है परामर्श रजिस्टर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा उपलब्धियां रजिस्टर। जो छात्रों की खेलकूद गतिविधियां, स्काउट और गाइड गतिविधियां, जो एनसीसी गतिविधियों को तो उपलब्धियां रजिस्टर के अंदर दर्ज किया जाता है। और जो बच्चों का अगर जो असामान्य व्यवहार होता है, किसी लड़ाई दंगे करने वाला और भी जो किसी प्रकार के अगर नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो उसे परामर्श रजिस्टर के अंदर दर्ज किया जाता है। तब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास के नियमों के उल्लंघन पर किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होता है? तो अब यहाँ पे ऑप्शन ए है अधीक्षक, ऑप्शन बी है वार्डन, ऑप्शन सी है केयरटेकर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वार्डन। मतलब पूरे वार्डन को संभालने वाला छात्रावास को, मतलब पूरे छात्रावास को संभालने की जिम्मेदारी वार्डन की होती है। अगर छात्रावास के अंदर किसी छात्र का व्यवहार अगर ऊंच नीच होता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने वाले वार्डन की जिम्मेदारी होती है और वार्डन के अधीन ये कार्य होते हैं। तो अब इसकी और देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। छात्रावास के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर वार्डन छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS किस विभाग या मंत्रालय के अधीन आता है? तो ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो जो ये EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है ना, वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंदर आता है, क्योंकि ये एक आदिवासी बच्चों के लिए रिजर्व है, जैसे ST कैटेगरी के लिए रखा गया। तो जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन ही आता है ये। तो अब एक्स्ट्रा फैक्ट में हम देख लेते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जनजाति कार्य मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 1997 में किया गया था कि दूर दराज के इलाकों में जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी इसकी शुरुआत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्र और वार्डन का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 1:100, ऑप्शन बी है 1:60, ऑप्शन सी है 1:50, ऑप्शन डी है 1:25। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1:50, यानी 50 छात्रों पर एक वार्डन होना अति आवश्यक है। अगर 50 से ऊपर अगर और जाते हैं, मतलब और छात्र बढ़ते हैं, तो एक और वार्डन की लगाने की जिम्मेदारी होती है। मतलब 60 से 80 तक का होता है, जो 80 से ऊपर जाने पर एक और वार्डन की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए धनराशि का आवंटन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। और ये मतलब जो इसकी धनराशि का आवंटन परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और ये देखा जाए तो ये जनजातीय मामलों के अधीन आता है। अब इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों विद्यालयों के लिए धनराशि का आवंटन भारत सरकार के जनजातीय कार्य मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और आज की क्लास इतनी है। अगर और नेक्स्ट क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।